नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, लगातार आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हैं एनसीईआरटी को लेकर के कि सर क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कितने समय में पढ़नी है, क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्या एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत है, जब हम रेफरेंस बुक्स पढ़ ही रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसमें एनसीईआरटी का सार नहीं होता है। तमाम तरीके की क्वेरीज़ हैं जो वो आपकी आती रहती हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपकी हर एक क्वेरी का समाधान किया जाएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है एनसीईआरटी, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हर उस स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहा है। स्टेट पीएससी और यूपीएससी अगर आपका टारगेट है तो ये वीडियो यानी कि एनसीईआरटी वाला वीडियो यानी कि एनसीईआरटी बुक्स हैं जो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपको एक एक करके सारी परतों को हम खोलेंगे और पूरी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा वाई एनसीईआरटी। भाई क्यों ज़रूरी है एनसीईआरटी? तो देखिए, जब मैं वाई के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको आपके यूपीएससी है, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम की जो मानसिकता है, जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो थॉट प्रोसेस है, अगर आप वो समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि आप इसका आंसर आपको हो जाएगा कि भाई हमें क्यों पढ़ना है इस एनसीईआरटी को। तो देखिए, आप जानते हैं कि हर तबके का आदमी है जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है जो वो अपियर करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करता हूँ कि भाई यूपीएससी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो यूपीएससी ने क्या किया है, अपने आप को बड़ा साधारण और सिंपल रखा है और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा युवा जिसकी उम्र 21 वर्ष है और दूसरी बात वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट, ठीक है, वो भी 33% से। तो 33% से ग्रेजुएट हो, 21 साल उम्र हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे पाएगा, ठीक। यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी युवा दे पाएगा, यानी कि आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हर तबके का व्यक्ति यहाँ पर आएगा, हर तबके का व्यक्ति आएगा। अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, यहाँ पर कॉमर्स बैकग्राउंड का भी हो सकता है, आर्ट बैकग्राउंड का भी हो सकता है, साइंस बैकग्राउंड का भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, पीएचडी वाला होल्डर भी हो सकता है, हर कोई यहाँ पर आएगा। तो अब एक चिंता आई यूपीएससी के दिमाग में कि भाई इतने सब लोग जब एक साथ इसमें आएंगे तो कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो जाए। क्योंकि उन्होंने ऐसा रखा क्यों सिंपल? क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि आप कागज़ों में कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनको इससे मतलब है कि क्या आप ऐसे युवा हैं, क्या आप ऐसे युवा हैं जो देश को संभालने की ताकत रखता है, देश को संभालने की ताकत रखता है, ठीक है। अगर आप देश को संभाल सकते हैं, देश को आप मैनेज करने की ताकत रखते हैं, तो हाँ, आप बिल्कुल यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, ठीक है। तो किसी तरीके का क्योंकि भेदभाव ना हो, तो इस भेदभाव को बचाने के लिए यूपीएससी को कुछ सोर्स चुनने पड़े, ठीक है, यूपीएससी को कुछ सोर्स चुनने पड़ेंगे। अब मैं अगर सोर्स के बारे में बात करूं तो देखो, दो ऐसे सोर्स आएंगे यूपीएससी के पास जहां पर यूपीएससी ये मानता है कि ये एक ऐसे सोर्स हैं जो हर किसी के पास जिनकी पहुंच है, ठीक है। जैसे कि एक हो गया आपका न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स आया जो हर किसी के पास जिसकी पहुंच है, इवन ऑनलाइन में तो अब ये फ्री में भी अवेलेबल है। दूसरा जो इसका सोर्स आएगा वो है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी इसका एक और सोर्स आया। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपको ये पता चला कि सर भेदभाव वाली बात है, ये इनके थॉट प्रोसेस की बात हो गई। दूसरी बात, भाई एक ऐसी बुक भी तो चाहिए जिसकी रीच, पहुंच है जो वो सबके पास हो, एक्सेसिबल हो, ठीक है, एक्सेसिबल हो। दूसरी बात, एक्सेसिबल हो, इसके अलावा ऑथेंटिक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक हो, ऑथेंटिक होनी चाहिए और सबको लेकर के क्योंकि चलना है। और ऑथेंटिसिटी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि भाई सीबीएसई बोर्ड की है, ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है और क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक है, कोई डेटा वगैरह ज़्यादा गलत नहीं होता। एक आध चीज़ तो हर जगह गलत मिल जाती है, लेकिन ना के बराबर है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑथेंटिक है, एक्सेसिबल है, मतलब इजीली सबके पास इसकी पहुंच है, भेदभाव नहीं होगा अगर इनको चूज़ किया गया तो। इसके अलावा आप ये बात समझ रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें अवेलेबल हैं। जो भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी पूछता है वो सभी सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो इसमें अवेलेबल हैं। प्लस एक और बात कि भाई ग्रेजुएट अगर कोई व्यक्ति है
ग्रेजुएट और व्यक्ति है और उसने अगर कहीं से भी पढ़ा है, उसने यूपी बोर्ड से पढ़ा है, एमपी बोर्ड से पढ़ा है, बिहार बोर्ड से पढ़ा है, केरला बोर्ड से पढ़ा है, कर्नाटका बोर्ड से पढ़ा है, कहीं से भी उसने XYZ से पढ़ा है, तो क्या उसने ये 6th से लेकर के 12th तक की NCERT वाली चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा, है ना। उसने 6वीं से लेकर के 12वीं तक जो चीज़ें हमारा CBSE बोर्ड पढ़ाता है NCERT के साथ में, वो उसने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर CBSE बोर्ड है किसी का तब तो उसने पढ़ा ही पढ़ा है, अदरवाइज़ कोई और भी बोर्ड है तो भी उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और आप ये जानते हैं कि UPSC है जो वो इसी लेवल पर रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। जनरली अगर आप कहेंगे तो 6 to 12th तक का ही लेवल उनका अटेंड करते हैं। कुछ जगहों पर आप कह सकते हैं कि सर ग्रेजुएशन के लेवल पर वो पहुंचते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम है। खैर फिलहाल हम क्योंकि NCERT के बारे में बात कर रहे हैं तो NCERT के बारे में आपको इतना समझना होगा कि भाई क्यों NCERT को चुना गया, सबसे पहले पहला पॉइंट। अब दूसरी बात आती है कि सर एक और प्रॉब्लम है, किसी से पूछते हैं तो कोई कहता है नहीं बिना उसके भी हो जाएगा, और किसी से पूछते हैं तो कोई कहता है कि बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जो टीचर्स का व्यू है ये हमें बड़ा कंफ्यूज करता है। कभी कोई टीचर कह देता है कि मत पढ़ो तो भी हो जाएगा, कोई टीचर कहता है बिना पढ़े नहीं। मेरा जो व्यू है कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा एजुकेटर जो UPSC के पैटर्न की समझ रखता है, UPSC, ठीक है, UPSC के जो पैटर्न इसकी अगर वो समझ रखता है तो वो ये मना नहीं कर सकता कि NCERT बेकार है, NCERT मत पढ़ो, ठीक है। आप मान के चलिए कि 99.99% टीचर्स हैं जो वो इसको रिकमेंड करते हैं, या टीचर कह लें या टॉपर भी आप कह सकते हैं। किसी भी टॉपर से आप पूछिएगा तो टॉपर्स भी इसको कहेंगे। हाँ, जो आपको नो वाला व्यू मिल जाता है उसके पीछे का क्या रीज़न है? जब भी कभी कोई नो कहता है, उस व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे तो उसके नो कहने का कारण ये नहीं है कि नहीं वो बेकार बुक है इसलिए मत पढ़ो। वो नो इसलिए कह रहा है क्योंकि आपके पास टाइम अगर कम है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ऑल्टरनेट देखना होगा। और वो टीचर जो मना कर रहा है उसने उसका ऑल्टरनेट खोज रखा है। वो शायद जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उसमें उन्होंने क्या है कि उसकी समरी को शामिल कर दिया होगा, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने इस समरी को शामिल कर दिया है तो इस बिहाफ में वो ये बात कह देते हैं, बस वो ये बात बोलते नहीं हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओवरऑल जिस्ट क्या है कि यस, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ओवरऑल जिस्ट ये है, आज नहीं तो कल आपको पढ़ना पड़ता है, प्री के दौरान या मेंस के दौरान कभी ना कभी आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो बेटर है कि शुरुआत से पढ़ लें। टॉपर्स भी अगर ये बात कह रहा है, कोई एक टॉपर कह देता है कि नहीं मैंने तो NCERT अगर नहीं पढ़ी थी, तो उसने क्या किया है, उसकी कहीं ना कहीं से समरी पढ़ ली होगी, या जो सोर्स उसने पढ़ा है उसमें उसको शामिल किया गया होगा। तो मैं अल्टीमेटली आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो NCERT में जो चीज़ें दी हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको आप ऐसे नहीं तो दूसरे फॉर्म में पढ़िए। मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। मेरा व्यू सिंपल है कि NCERT जब पढ़ना ही है तो क्यों ना हम NCERT से ही पढ़ें, है ना। साधारण रखते हैं ना, चीज़ों को कठिन क्यों बनाना है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि ये जो कन्फ्यूज़न हो गया है दिमाग में, उसको पहले तो हटा दीजिए। क्योंकि दोनों ही लोग, चाहे वो नो कह रहा हो चाहे वो यस कह रहा हो, दोनों ही एजुकेटर इनडायरेक्टली यस ही कह रहे हैं, ठीक है। यस ही कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये क्यों ज़रूरी है, इस पॉइंट को भी अगर मैं आपसे बात करूं कि क्यों ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी पर अगर मैं आता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो भाई, बेसिक कवर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक कवर करना, बेसिक कवरेज है जो, वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है इम्पॉर्टेंट। आप अगर बेसिक्स की समझ नहीं रखते हैं, ठीक है, कौन सी पे हम बाद में आएंगे, पहले क्यों पर हैं अभी, ठीक है। तो बेसिक की अगर आप समझ नहीं रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। तो बच्चे के लिए अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसका फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना फंडामेंटल, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप ये समझिए कि ये किसके लिए बनी है, ये बनी है 6th क्लास की NCERT किसके लिए बनी है, 6th क्लास के बच्चे के लिए है वो, तो है ना, 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो जब 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए है तो आपसे क्यों उम्मीद की जा रही है इसको, क्योंकि ये वो चीज़ है जो 6वीं में पढ़ के आप भूल गए हैं। तो एक बार अगर आप पढ़ेंगे, तो इस बच्चे ने तो इसको 1 साल लगाया था पढ़ने में, ठीक है, 1 साल लगाया था, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा। कितना समय लगेगा अभी मैं इस पर आऊँगा, ठीक है, कितना समय लगेगा मैं इस पर आऊँगा। तो समय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मिस ना हो जाए कहीं, समय
ठीक है, समय पर भी मैं आऊँगा भी, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर है कि आपको देखो बेसिक्स और फंडामेंटल अगर अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात जो आपके दिमाग में रहता है कि सर हम तो वही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे, और आपको पॉलिटी में भी मिल जाएंगे, इकोनॉमी में भी मिल जाएंगे। जो भी आपके मेन सोर्स डायरेक्ट सीधा सीधा, एक तो क्वेश्चन ही मुझे याद है कि आपको अगर मैं कहूँ तो एक क्वेश्चन आई थिंक 2015 में आया था। 2015 में सीधे सीधे पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन से जो पौधे हैं या पेड़ हैं वो पर्णपाती वन है, ठीक है। और सीधे सीधे आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में 11th क्लास एनसीईआरटी में ये देखने को मिल जाएगी ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी पहले से पढ़ रखी है तो उसमें क्या 2 कैरेक्टर हैं, एक पहेली है, एक बूझो है, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन पूछता है और एक उसका आंसर करता है, तो उसमें वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गई थी और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली से मैं नानी के घर गई थी और नानी का घर शायद आई थिंक हिमाचल में था, है ना, शिमला में, तो मैं वहाँ गई, तो उसमें हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में मैंने इस तरीके के पेड़ देखे, है ना। तो ये एक स्टोरी टाइप से 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, एक स्टोरी टाइप से एक बताया गया उसमें, ठीक है। और वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि आप जब 2000 आई थिंक 13-14 के आसपास का पेपर देखेंगे, हाँ 14 के आसपास का, तो आपको ये बात मिलेगी वहाँ पर कि एक क्वेश्चन में आया था जिसमें कि ये पूछा गया था कि जब आप दिल्ली से लेकर के हिमालयाज़ की ओर जाते हैं तो आपको किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो अगर ये है मन में कि हम वही सोर्स पढ़ेंगे जहाँ से सीधे सवाल आता है, तो ये वही सोर्स है। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्री, मेंस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, मेंस में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। भाई मेंस का सीधा सीधा आंसर, पॉलिटी का सीधे सीधे आंसर आपको मेंस में देखने को पास्ट में देखा गया है। तो प्री के लिहाज से, मेंस के लिहाज से, सब लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको पढ़ना होगा। इवन आपके लिए एक और समस्या आती है, एक और समस्या आती है किस चीज़ की, आपको लगता है कि सर आंसर राइटिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, आंसर राइटिंग को लेकर के, आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग जिसके लिए समस्या है उसको भी मैं बता दूं कि एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ो और फिर उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, वहाँ से आपकी आंसर राइटिंग शुरुआत होगी, है ना। वो हालांकि छोटे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए एक आइस मतलब होता है, एक कहावत सुना होगा टू ब्रेक द आइस, है ना। वो आपने क्या है, एक कवच सा बना रखा है अपने चारों तरफ, एक कवच सा बना रखा है जो आपको रोकता है कहीं ना कहीं कि नहीं आंसर राइटिंग नहीं करना है मुझे, मतलब वो मुझसे होती नहीं है। तो जब आप छोटे छोटे आंसर लिखेंगे तो वहाँ से आपकी आंसर राइटिंग सुधरना शुरू हो जाएगी, आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। आगे की कहानी आंसर राइटिंग को लेकर के मैं एक अलग सेशन लूँगा, तब बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने कहा था कि समय कितना लगना चाहिए। देखो, एक ग्रेजुएट व्यक्ति से मैं जो उम्मीद करता हूँ, एनसीईआरटी जब वो पढ़े तो कम से कम 1 घंटे में वो 10 पेज पढ़े, है ना। 10 पेज तो वो पढ़े ही पढ़े, ठीक है। खुद से अगर वो पढ़ रहा है तो 10 पेज तो वो पढ़े ही पढ़े। तो इतना आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि भाई 10 पेज हमको पढ़ने हैं 1 घंटे में, और उसके हिसाब से जो भी एनसीईआरटी में जितने भी पेज हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए और उतने दिन में उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो सबसे ज़रूरी बात आपको पता चल गई कि क्यों पढ़ना है। अब आता है कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन कौन सी पढ़नी है ये बताइए, क्योंकि यही के लिए हम ये वाला पूरा वीडियो देख रहे थे। तो देखो, मुझे पता है कि आपको चाहिए सेलेक्टेड आइटम, तो मैं सेलेक्टेड भी दे दूँगा आपको, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि देखो मेरे हिसाब से तो आपको सभी पढ़ना चाहिए, ऑल, ठीक है, ऑल पढ़ना चाहिए, जिसमें मैं सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूँ आपको। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप 6 to 12th पढ़िए। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप 6 to 12th पढ़िए, ठीक है। ये कंपलसरी है, ये तो मतलब नहीं पढ़ा तो पाप किया आपने, ठीक है, पाप कर रहे हैं अगर नहीं पढ़ रहे तो। ये कंपलसरी वाली बुक है, ठीक है। ज्योग्राफी तो मेरा सब्जेक्ट ही है तो इसलिए स्टार भी लगा रहा हूँ। इसके बिना मैं मतलब गारंटी ले सकता हूँ आप कि नहीं पढ़ेंगे तो आप पाप कर रहे हैं। इसके अलावा आप और ले सकते हैं ज्योग्राफी, जनरल साइंस की, जनरल साइंस की ले सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस में आप 6 to 10th कर लीजिए, ठीक है। 12th आगे 11th-12th में क्या है कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो पहले आप 6 to 10th पढ़िए बस जनरल साइंस के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे अगर सिलेबस में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। तो फिलहाल आप 6 to 10th पढ़ेंगे तो एक बेस तैयार हो जाएगा आपका।
ठीक है, जैसे कि कल मैं आपको इम्यूनिटी पढ़ा रहा था, अब मैंने आपको इम्यूनिटी पढ़ाया, तो वो सारी चीज़ें आप जनरल लेवल पर अगर आप जानते होंगे तो क्या होगा कि आपके लिए ईजी हो जाएगा कि कैसे इसको मतलब समझना, क्या क्या समझना है इस टॉपिक में। जो भी आप टेक्नोलॉजी के स्तर पर समझ रहे हैं उसमें आपका बेस तैयार हो जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, और इकोनॉमी की भी आप 6 to 12 पढ़ डालिए। ठीक है, ये कम से कम इतनी तो पढ़ ही लीजिए। ठीक, ये आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप मानेंगे नहीं, है ना, कि सर बिल्कुल टू द पॉइंट बताइए कि उसके बिना, जिसके बिना काम ही ना चले, बस वही वही पढ़ेंगे। अगर ऐसी सोच है तो आपको मैं कुछ सेलेक्टेड बुक्स बता रहा हूँ, सेलेक्टेड बुक्स बता रहा हूँ, ये अगर आपने पढ़ लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सब पढ़ना है जो मैंने आपके सामने लिख दी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री कौन सी पढ़ेंगे आप? हिस्ट्री में, हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्लास 6th की एनसीईआरटी, क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 8th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी। अच्छा, ये सब कौन सी पढ़ेंगे? ये न्यू पढ़ेंगे या ओल्ड पढ़ेंगे? न्यू पढ़ेंगे, न्यू, सारी न्यू एनसीईआरटी की बात हो रही है, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो सिलेबस बदल गया है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जब चेंजेस किए हैं तो एनसीईआरटी में जिस तरीके के चेंजेस किए हैं वो डिमांड के हिसाब से किए हैं, है ना। आप जानते हैं कोई भी बुक जो आपको पढ़ाई जाती है वो समय की इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ाई जाती है। अभी इस वक्त आप देखते हैं एनवायरनमेंट पे अलग से फोकस इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं कि आप फ्यूचर में सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं भाई, और सिविल सर्वेंट से क्या उम्मीद की जाएगी कि वो पॉलिसी बनाएगा, नीतियां बनाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो एनवायरनमेंट की समझ ही नहीं रखता वो नीतियां कैसे बना पाएगा? इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट पढ़ाया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हिस्ट्री में कौन सी पढ़ेंगे? क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करें, वैसे तो सब पढ़ना है, लेकिन चलो क्लास 11th पढ़ लो, आप क्लास 11th पढ़ लो, क्लास 11th पढ़ लो। और क्लास 11th में दो हैं, एक आपकी फिजिकल वाली है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक आपकी जो है वो इंडियन वाली, इंडियन वाली। ठीक है, दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा आप पॉलिटी ले लीजिए, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कौन सी? क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और यहाँ पर भी आपको क्लास 11th में 2 बुक्स मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों पढ़नी है। ठीक, तो टोटल हो गई इस पॉलिटी की 3 बुक्स, एक क्लास 9th वाली, एक क्लास 11th में 2। ठीक, इसके अलावा आप इकोनॉमी ले लीजिए, इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर कहें तो बस क्लास 11th की पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कंपलसरी वाली अगर पढ़ना है तो ये है कंपलसरी वाली। इतनी तो आपको सेलेक्टेड कर दिया है आपके लिए कि इतनी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ पढ़ चुके होंगे और कुछ नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, अच्छा, ये पढ़ करके अपने हिसाब से इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कोई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपने हिसाब से। ऐसा नहीं करना है कि पूरी पूरी बुक उतार के रख दी, अपने आप नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। अगर लिखने में समस्या आ रही तो वहाँ पर ही टिक कर लीजिए बुक्स में। ठीक है, टिक कर लीजिए उस बुक्स में कि भाई ये वाला पोर्शन हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। देखिए, पूरी एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स आपको बस लिखने हैं। तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो वो पॉइंट्स आप इजीली लिख सकते हैं। तो यही थी वो स्लाइड जिसकी इंतजार कर रहे थे कि भाई सभी पढ़नी है क्या, तो कौन सी, सब में कौन कौन सी है, तो ये वाली पढ़ लीजिए। और फिर भी आप अगर सेलेक्टेड जाते हैं तो ये है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, बाकी इसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, है ना। मैं तो आपको सारी ही पढ़ा सकता हूं, लेकिन जो भी मैक्सिमम हम पढ़ पाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे, है ना, इसमें मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा कि मैं अभी क्लासेस जब अपनी लेकर के आऊँगा तो आपको वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी कि भाई ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो हम पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद बाकी सब खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक और बात कि बिहार पीएससी को लेकर के आप सभी की डिमांड पर बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के हमने एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। कब? 5 तारीख से। ठीक है, 5 तारीख से, 5 जून से ये सीरीज स्टार्ट होगी और रात को 8 बजे आपको इसका वीडियो मिलेगा, 8 PM पर आपको इसका वीडियो मिलेगा। पहला जो क्लास होगी वो किससे है? हिस्ट्री से। और आपके लिए मैं एक और बता देता हूँ, थोड़ी सी आपको ओपन कर देता हूँ, है ना, चीटिंग करा देता हूँ आपको कि दिलीप कुमार सर लेंगे। ठीक है, सर ने क्वेश्चंस धुआंधार तरीके से बना रखे हैं, आपको वैसा ही इनका आंसर करना है। और मैं थोड़ा सा चीटिंग करा देता हूँ आपको कि आप लोग क्या करना, चंपारण पढ़ लेना, चंपारण।
ठीक है, चंपारण पढ़ लेना और स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लेना, स्वदेशी, ठीक है। चीटिंग करा दी है अब मैंने आपको, चंपारण और स्वदेशी पढ़ के आइएगा, ठीक है। वहीं से होंगे पहली क्लास के क्वेश्चंस। तो पहली क्लास के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछने वाले हैं, बाइलिंगुअल सीरीज रहेगी, बीपीएससी की सीरीज रहेगी, बिहार पीएससी को लेकर के अब आपको टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्ट वाइज इसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और जब भी आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो बस आप यहाँ पर साथ में हमारे बने रहिएगा। रात को 8 बजे 5 जून से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। चलिए, इसके अलावा आपको YouTube का चैनल है जो वो सब्सक्राइब करके रखना है। टेलीग्राम है हमारा, ये grow_IAS, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर अपने फ़ोन में ऐड कर लेना है, टेलीग्राम अकाउंट में ऐड कर लेना है। क्यों? क्योंकि सारी PDF हैं जो वो यहीं पर आपको मिलेंगी और बाकी ये सारी डिटेल्स हैं जिनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।